जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर जमील बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सबका? ठीक है आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा तकरीबन ये 7वां लेक्चर है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग। तो इससे पहले मैंने जो 6 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं उनको भी देखिएगा, ताकि ये वाला लेक्चर भी आपको समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट, ये हमने इसमें जनरल एंट्रीज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो याद कर लें, ताकि ये सवाल करने में आपको आसानी हो जाए। वैसे मैं आपको दोबारा फिर जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थोड़ी सी, जो कि मेरे पहले लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, ये देखें। ये मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक है रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो रूल था, एनीथिंग और प्रॉपर्टी कमिंग इन विल बी डेबिट और एनीथिंग और प्रॉपर्टी गोइंग आउट विल बी क्रेडिटेड। यानी जो चीज़ कारोबार में आ रही है वो डेबिट है और जो चीज़ कारोबार से जा रही है वो क्रेडिट है। तो नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा था पर्सन 2 किस्म के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो नेचुरल पर्सन में इंसान आ जाते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन में इदारे वगैरह आ जाते हैं। तो इसका रूल्स जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, रिसीविंग पर्सन विल बी डेबिटेड एंड गिविंग पर्सन विल बी क्रेडिटेड। और नॉमिनल अकाउंट, ये इसमें कारोबार के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड होते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिटेड और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड। ये मैंने आपको डिटेल से है ना पहले लेक्चर में मैंने सारा इसके बारे में बताया हुआ है, तो मेरा पहला लेक्चर आप उसमें ज़रूर देखें। ये ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक से ये। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था अमेरिकन अप्रोच। तो अमेरिकन अप्रोच में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो 5 होते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। तो अमेरिकन वाले जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देखते हैं। तो एसेट का रूल है इंक्रीज़ इन डेबिट, इंक्रीज़ इन एसेट विल बी डेबिटेड और इन डिक्रीज़ इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। और लाइबिलिटी का रूल भी देख लीजिएगा, और कैपिटल और एक्सपेंस और रेवेन्यू का ये सारा मैंने डिटेल से जो है ना अपने सेकंड लेक्चर में जो है वो मैंने बताया हुआ है। तो वो आप स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर देखें। तो आज हम जनरल एंट्रीज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर आपको भी दिखाता हूँ जी। ये जी क्वेश्चन नंबर ये जो था 5, ये हमने कर लिया था। ये मैंने लेक्चर नंबर 6 में रिकॉर्ड करवा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों इकट्ठे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने दोनों सवाल जो है ना वो सॉल्व करके लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एंट्रीज पढ़ के ना समझा भी दूंगा और आपको एंट्री भी दिखा दूंगा, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ईयर 2022 है और अक्टूबर के महीने की ट्रांजैक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पहली एंट्री वही है जो मैंने पिछले 5 सालों में करवाई है कि बिज़नेस स्टार्ट करने की एंट्री है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और अमाउंट ये इसकी दी हुई है 6 लाख। तो क्या एंट्री होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट किस लिए कैसे करेंगे वो मैंने आपको पहले 5 सालों में करवा चुका हूँ। एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कैश कारोबार में जो है वो एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और वो सरमाया जिससे कारोबार शुरू करते हैं वो कैपिटल कहलाता है। तो एंट्री हो जाएगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखें, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 2022 है, अक्टूबर 1 की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये देखिए इसकी अमाउंट जो है वो 6 लाख मैंने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में पुट की हुई है। तो नेक्स्ट एंट्री इसमें है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। नवीद से अशिया परचेज़ की हैं उधार। तो उधार इसका मतलब है कि ये कैश नहीं है। तो जब अशिया परचेज़ करेंगे तो स्टॉक में इजाफा होगा, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिट। और नवीद जो है वो आपकी अब लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट आपने इन फ्यूचर करनी है, तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और नवीद अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट है 60,000। तो ये देखें इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अक्टूबर 5 की एंट्री है। परचेज़ अकाउंट डेबिट और नवीद अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट 60,000 डेबिट में और 60,000 क्रेडिट में पुट की हुई है। तो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। 10 की एंट्री है, गुड्स रिटर्न्ड टू नवीद। अब देखें 5 तारीख को ऊपर उसने बताया हुआ है कि नवीद से अशिया ख़रीदी थी और 10 तारीख को उसको अशिया वापस की हैं। तो वापस करने की कोई ना कोई रीज़न होती है, यानी चीज़ें या तो डिफेक्टिव होंगी या फिर वो जो है वो नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर होंगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि जब आप अशिया रिटर्न करेंगे नवीद को तो आपके स्टॉक में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह नवीद को जब आप रिटर्न करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जब आपने उधार परचेज़ की थी ऊपर 5 की एंट्री में, तो वहाँ पे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जब आप उसको वापस करेंगे अशिया तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नवीद अकाउंट डेबिट और परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखिए इसकी एंट्री 10 तारीख की एंट्री है। नवीद अकाउंट डेबिट है और परचेज़ रिटर्न अकाउंट क्रेडिट है। तो इसकी एंट्री देखिए, अमाउंट इसकी जो है 2000 सवाल में बताई हुई थी, 2000 इसकी अमाउंट है। स्टूडेंट्स इसकी एंट्री करने का एक ये भी तरीका है कि रिटर्न की एंट्री जो आपने ऊपर देखें 5 तारीख को जो एंट्री की हुई है ना, 5 को परचेज़ डेबिट है और नवीद क्रेडिट है, इसी एंट्री को रिवर्स कर दें, यानी जो परचेज़ है वो क्रेडिट वो हो जाएगी, परचेज़ डेबिट है, परचेज़ को आप क्रेडिट कर दें, लेकिन इसके साथ आपने रिटर्न का जो है वर्ड लिखना है। और नवीद ऊपर 5 की एंट्री में क्रेडिट है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब कह लें कि तरीका है रिटर्न की एंट्री करने का, लेकिन रूल्स के मुताबिक अगर आप करेंगे तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री 15 की एंट्री है। इसमें लिखा हुआ है विड्रू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। ये देखें, विड्रू का मतलब होता है पैसे निकलवाना, कैश। ये इसने कारोबार से पैसे निकलवाए हैं फॉर पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्स चिल्ड्रन। ये जो कारोबार का मालिक है ना, उसने अपने बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस अदा की है। तो स्टूडेंट्स ये जो ख़र्चा है ये कारोबार का ख़र्चा नहीं है, ये इसके पर्सनल एक्सपेंस हैं, उसके घरेलू यानी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं। तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या पर्सनल पर्पज़ के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये ड्राइंग्स में रिकॉर्ड होते हैं। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी आपको, तो ड्राइंग्स की मैंने डेफिनेशन वहाँ पे आपको बताई थी कि कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। कि कारोबार का मालिक अगर अपने कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या गुड्स लेता है तो वो ड्राइंग्स कराती हैं। तो ये ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करेंगे इसको, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक्सपेंसेस के तौर पर। और जब आप कैश कारोबार से लेंगे पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश में कमी हो रही है, तो कैश हमारा एसेट होता है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट देखें, ये भी 2000 अमाउंट है।
ये देखें इसकी एंट्री 15 अक्टूबर की एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये देखें 2000 की इसकी अमाउंट है और नरेशन है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट एंट्री है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। तो स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग जो है ना ये एसेट होता है। जब आप बिल्डिंग परचेज़ करेंगे तो आपके एसेट में इजाफा होगा। तो एसेट का मैंने रूल लिखवाया हुआ है अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और कैश में पेमेंट की है, यानी बिल्डिंग जो आपने परचेज़ की है फॉर कैश है, यानी कैश के ज़रिए आपने पेमेंट की है, तो कैश भी हमारा एसेट होता है। तो जब आप बिल्डिंग परचेज़ करेंगे और कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश में कमी होगी, डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट। तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एसेट के हिसाब से और कैश को क्रेडिट करेंगे डिक्रीज इन एसेट के हिसाब से। तो एंट्री इसकी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इसकी है 2,40,000। तो ये देखें इसकी एंट्री मैंने की हुई है, ये 20 अक्टूबर की एंट्री है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट इसकी है 2,40,000। तो इसकी नरेशन हो जाएगी बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। तो ये उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, एंट्रीज तकरीबन वही है, सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है और इसका मीनिंग समझा कर फिर इसकी एंट्री भी आपको मैं समझाता हूँ। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, या नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्रीज कर दें। इसमें ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें जो है ना वो मार्च के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं। तो 1 मार्च को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। देखिए स्टूडेंट्स ये भी वही एंट्री है, कारोबार शुरू करने की एंट्री। कमेंस्ड का मतलब होता है शुरू करना, कारोबार शुरू किया है कैश से, तो एंट्री वही है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल का जो रूल मैंने लिखवाया हुआ है। तो इसकी अमाउंट कितनी है, जिसकी अमाउंट है इसकी 5 लाख। तो 5 लाख से एंट्री होगी। तो ये देखें स्टूडेंट ये एंट्री पहले मैंने एंट्री की हुई है, 1 मई की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 5 लाख और 5 लाख पुट की हुई डेबिट में और 5 लाख की क्रेडिट में पुट की हुई है। इसकी नरेशन हो जाएगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। 5 मई की एंट्री है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुनीब। मुनीब से अशिया परचेज़ की हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे ना कैश का जिक्र नहीं किया हुआ, तो इसका अगर कैश का जिक्र ना किया हो तो इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट पे परचेज़ की है। तो जब आप परचेज़ करेंगे तो एसेट में इजाफा हो जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और जब उधार आप परचेज़ करेंगे तो जो मुनीब जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और मुनीब अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी अमाउंट है जी 80,000 इसकी अमाउंट है। तो ये देखें 5 मई की एंट्री की हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट और मुनीब अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट जो है वो डेबिट में 80,000 और क्रेडिट में भी 80,000 पुट किया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ती हैं, विड्रू गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स इसमें ना उसने विड्रू यानी कि कारोबार से जो है ना अब यहाँ पे गुड्स ली हैं, यहाँ पे कैश नहीं लिया। ऊपर वाली सवाल में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में जो एंट्री 15 की एंट्री है वहाँ पे उसने विड्रू कैश किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने किया हुआ विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने अशिया ली हैं।
तो ड्राइंग इसमें भी देखें स्टूडेंट्स ड्राइंग को ही हम डेबिट करेंगे। जिस तरह ऊपर हमने ऊपर वाले सवाल में ड्राइंग को डेबिट किया था। और क्रेडिट अब इसमें यहाँ पे हम कैश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने गुड्स ली हैं। तो जब गुड्स लिएगा पर्सनल यूज़ के लिए तो स्टॉक में कमी होगी, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना अपने अब क्रेडिट किस नाम से करना है। यहाँ पे गुड्स के नाम से क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेज़ के नाम से क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कारोबार से वो अशिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली हैं जो पहले आपने परचेज़ की थी। यानी परचेज़ करके आप पहले कारोबार में लेके आए और फिर कारोबार से आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अशिया ली हैं, तो परचेज़ में कमी होगी। हैं तो गुड्स लेके गया लेकिन परचेज़ में कमी होगी। तो यहाँ पे हम एंट्री जो करेंगे वो डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे परचेज़ अकाउंट को। तो ये देखें, ये इसकी अमाउंट है 3000। तो ये 9 मई की एंट्री देखें, 9 मई की ड्राइंग अकाउंट डेबिट और परचेज़ अकाउंट क्रेडिट। 3000 से डेबिट है और 3000 से ही क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, परचेज़ड मशीनरी। मशीनरी परचेज़ की है, तो जब आप मशीनरी परचेज़ करेंगे तो मशीनरी में इजाफा होगा और मशीनरी जो है वो हमारा एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। अब स्टूडेंट यहाँ पे वो लिखा नहीं हुआ उसने कि कैश पे ख़रीदी है या उधार ख़रीदी है। तो अगर तो किसी पर्सन का नाम अगर लिख देगा ना वो, तो इसका मतलब है वहाँ पे उसने क्रेडिट पे ख़रीदी है। तो यहाँ पे उसने ना पर्सन का नाम लिखा हुआ जिससे ख़रीदी है और ना ही कैश का जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि ये मशीनरी जो है ना वो उसने कैश पे ख़रीदी है। तो परचेज़ मशीनरी इंक्रीज इन एसेट डेबिट और कैश में पेमेंट की है तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसकी अमाउंट है ₹1,00,000। तो ये देखें 14 मई की एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। 1,00,000 डेबिट के कॉलम में और 1,00,000 ही क्रेडिट के कॉलम में पुट की हुई है वैल्यू। नरेशन इसकी हो जाएगी परचेज़ मशीनरी विद कैश। और लास्ट एंट्री है 20 मई की एंट्री है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की है। अच्छा स्टूडेंट से डेप्रिसिएशन क्या होती है? ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है ये कारोबार का एक्सपेंस होता है। असल में डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है जी, कि अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यू में जो कमी आती है आहिस्ता आहिस्ता और वक्त गुजरने के साथ साथ, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? वैसे तो स्टूडेंट्स एसेट की बहुत सी इकसाम होती हैं, चंद नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो डिटेल से हम जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। एक करंट एसेट होता है, एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स होते हैं। तो ये सारी जो है ना वो एसेट्स की इकसाम है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है ना जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन पे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? यानी वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म कारोबार में यूज़ होते हैं या जो कारोबार को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो मशीनरी ये देखें, ये लॉन्ग टाइम जो है वो कारोबार में यूज़ होती है। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये तमाम जो है ना ये फिक्स एसेट्स होते हैं। तो इन एसेट्स की जो है ना वैल्यू कम होती रहती है, जैसे जैसे आप एसेट को यूज़ करते जाएंगे उनकी हालत जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ड्यू टू यूज़ या ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी तोड़ फोड़ से फिक्स एसेट्स में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन जो है वो कारोबार के लिए एक्सपेंस होता है। तो इसमें हम एक्सपेंस का रूल अप्लाई करेंगे कि एक्सपेंसेस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड।
अच्छा, तो इसमें डेप्रिसिएशन हम डेबिट कर देंगे, यानी एक्सपेंस इसको कंसिडर करके। और क्रेडिट किसको करेंगे? देखिए, डेप्रिसिएशन मैंने अभी बताया कि एसेट की वैल्यू में कमी आती है, यानी डिक्रीज इन एसेट होता है। तो इसमें एसेट का रूल अप्लाई करेंगे। मशीनरी की वैल्यू में कमी आई है, तो डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट। अब एसेट का नाम क्या है इसमें? मशीनरी। तो मशीनरी को हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री डेबिट हम कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे हम मशीनरी अकाउंट को। डेप्रिसिएशन को डेबिट किया इंक्रीज इन एक्सपेंस के रूल के साथ, और मशीनरी को क्रेडिट किया डिक्रीज इन एसेट के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2000। तो ये देखें, इसकी मैंने 20 मई की एंट्री की हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये देखें 2000 डेबिट के कॉलम में और 2000 डी क्रेडिट के कॉलम में। तो डेप्रिसिएशन को आपने एक्सपेंस किया है, डेबिट किया है। एक्सपेंस के रूल के मुताबिक इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और मशीनरी को क्रेडिट किया है एसेट के रूल के मुताबिक डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। तो इसकी नरेशन हो जाएगी डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज ऑन दी मशीनरी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इस चैप्टर के 7 सवाल कर लिए हैं। तो इसके मैं 5-6 सवाल और रह गए हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा खुद करवा के। और आपने बस, आपका काम ये है कि आपने जो मैंने पिछले सवाल करवाए हुए हैं उनको आप रिवाइज़ करें, बार बार उनको देखें। डेबिट कैसे किया हुआ है और क्रेडिट कैसे किया हुआ है, किस रूल के मुताबिक किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दें, और शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आपको बआसानी मिल सके। तो इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।